Hello students, myself Anupam and our today's topic of discussion is macroeconomics. Under this types of market. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दें कि ये जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डील करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पे डील करता है। फॉर एग्जांपल डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड डिमांड, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड सप्लाई, अलॉटमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज बाय द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। अब ये सारे टर्म्स का मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान या एक हाउसहोल्ड का अगर बात लिया जाए तो हाउ an individual allocates the scarce resources, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जैसे कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड है और किसी की इनकम 50,000 है तो हाउ डज ही एलोकेट हिज इनकम कि वो सारा अपने एक्सपेंसेस को निकाल सके। उस बिहेवियर को स्टडी करने के प्रोसेस को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये बॉटम टॉप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाता है। whereas macroeconomic indicators talks about the economy as a whole. It talks about the macroeconomic indicators, बड़े indicators जैसे कि इन्फ्लेशन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, और जैसे कि हम लोग मार्केट का फोर्सेस लेंगे, मार्केट फोर्सेस, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, कैपिटलिस्टिक मार्केट, सोशलिस्ट मार्केट, इन सारे बातों पे बात करता है। अब ये सारे का टर्म्स का मतलब ये है कि वो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब पूरे कंट्री या पूरे स्टेट या पूरे वर्ल्ड लेवल पे इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे एम्प्लॉयमेंट्स लेवल को अगर कोई स्टडी करता है कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बड़े लेवल पे जब बात करता है, टॉप से बॉटम अप्रोच पे आता है, दैट पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही हैज thus been the father of macroeconomics as well. अब आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट, कि जिस मार्केट में हम लोग डील कर रहे हैं वो कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम और ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर का बात होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेफिनेशन वाइज हम लोग बोल सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर इज what do you mean by that market structure? Market structure is a type of the market in which any firm or any producer operates. और इसमें एक सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट। किसी भी मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है, हम लोग डील करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। Competitiveness of a market means the influence of a market to have the control over the price prevailing in the market of the commodities. तो कौन सा मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मार्केट में जो सेलर है जो कि सामान बेच रहा है उसका प्राइस के ऊपर क्या कंट्रोल है, वो डिसाइड करता है कि मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है। तो जैसे हम लोग डिटेल में आएंगे तो हम लोग एक एक करके इन सारे टर्म्स को समझ लेंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक का डिस्कशन है वो इस हिसाब से चलेगा कि सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसको समझा चुके हैं। It is that branch of economics which deals with the macroeconomic indicators of the state and of the country and the world as a whole. ठीक है। सेकंड इज टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर। ये हम लोग का मेन डिस्कशन है कि क्या टाइप्स ऑफ मार्केट है, जिसमें हम लोग मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड हो गया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट स्ट्रक्चर, कि वो सारे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मार्केट का क्या स्ट्रक्चर, वो मोनोपोली है कि ओलिगोपोली है कि मोनोप्सोनी है, वो सारे फैक्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे। और फोर्थ हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, कि यही हम लोग का मेन टॉपिक है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है। तो ओवरऑल जो मार्केट का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो आज हम लोग अपने टॉपिक में समझ जाएंगे, इंक्लूडिंग सबके अपने अपने फीचर्स को लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग का डिस्कशन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट आर द फैक्टर्स? एक एक करके पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फिर थर्ड आता है नेचर, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नॉलेज।
फोर्थ हो गया, एक्सक्यूज मी, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। ये भी डिसाइड करता है कि हम लोग के पास। एंड फिफ्थ हो गया डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। तो एक हम लोग का अभी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे जिनको स्टडी करते हुए हम लोग को ये पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कि ये एक कैपिटलिस्ट मार्केट है कि एक सोशलिस्ट मार्केट है, एक कि ये कैसा मार्केट है। फॉर एग्जांपल कि फॉर अगर हम लोगों को फ्लाइट का टिकट कटाना है कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, तो हम लोग के पास ऑप्शंस हैं। हम लोग मेक माई ट्रिप में देखते हैं कि इंडिगो से हम लोग जा सकते हैं, एयर इंडिया से जा सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी से जा सकते हैं। तो उस मार्केट में दो तीन प्लेयर्स हैं जो जिनके बीच में कंपटीशन है, और आपके पास वो दो तीन चॉइसेस है। तो वो एक तरह का एग्जांपल हो गया ओलिगोपोली का। मगर अगर आपको ट्रेन का टिकट कटाना है तो यू हैव टू गो टू द आईसीटीसी पोर्टल इटसेल्फ, और आप इंडियन रेलवे से ही वो टिकट ले सकते हैं और कहीं से नहीं ले सकते हैं। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। तो वो कौन सारे फैक्टर्स है अगर कि जो डिसाइड करेगा कि ये मार्केट किस टाइप का मार्केट है। तो पहला, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। किसी भी मार्केट में अगर सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब किसी भी एक सेलर के पास जो सप्लाई का टोटल प्रोपोर्शन होगा होगा काफी कम होगा। सपोज कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, से ब्रिक, किसी गांव में कम से कम 10 एक फैक्ट्री है ईंटों की, तो किसी एक सप्लायर का जो टोटल सप्लाई के ऊपर जो कंट्रोल है वो काफी कम होगा, उतना बड़ा प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो जितना कम कंट्रोल सप्लाई के ऊपर होगा उतना ही कम कंट्रोल उसका प्राइस के ऊपर होगा। तो अल्टीमेटली जो प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के कारण आएगा वही प्राइस ही प्रिवेल करेगा। एंड उस एक इंडिविजुअल सप्लायर के ऊपर कोई कंट्रोल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा प्राइस के ऊपर। तो वो आपका एक तरह का परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। तो वह तो इसका मतलब अगर सेलर्स ज्यादा है तो मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा, और अगर बायर्स ज्यादा सेलर कम है तो मार्केट क्या तो मोनोपोलिस्टिक होगा या ओलिगोपोलिस्टिक होगा। तो ये बात नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का कि क्या स्ट्रक्चर है। फाइन, द मोर द नंबर ऑफ सेलर्स द कॉम्पिटिटिव शैल बी द मार्केट। दिस इज द जस्ट। सेकेंड आ गया टाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टाइप क्या है। अगर किसी मार्केट में डिफरेंट सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, एंड ऑल द सेलर्स आर सेलिंग द होमोजेनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो नेचर है और एकदम डिट्टो सेम है, 10 के 100 सेलर्स एक ही तरह प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, और वो प्रोडक्ट वो मार्केट एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्ट एकदम एकदम डिट्टो है, और हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट या परफेक्ट सब्सटीट्यूट ही है, उसको उसके बदले यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें टी एंड कॉफी का, तो वी कैन से दैट कॉफी इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ टी एंड टी इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ कॉफी, तो बोथ ऑफ देम compete with each other. थर्ड इज नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट जिसमें कस्टमर्स को, फर्म्स को, मैन्युफैक्चरर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन डिटेल नॉलेज है, तो उसमें प्राइसिंग पावर जो है काफी कम होगा किसी भी सेलर के पास। एंड दो सेलर्स शैल बी द प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है आपको उस प्राइस में बेचना है, आपको उस प्राइस को एक्सेप्ट करना है। यू कैन नॉट हैव योर ओन प्राइसेस। ठीक है, और ऐसा कोई इसका क्लासिक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर, कि एवरीवन नोज कि हिंदुस्तान लीवर का सर्फ का इतना केजी का पैकेट क्या दाम में आएगा, से 1 केजी का पैकेट क्या दाम आएगा, क्यों, क्योंकि हर 10 कदम में बिक रहा है। तो इसका मतलब जो भी इंडिविजुअल सेलर है इज अ प्राइस टेकर, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है सेलर। गेटिंग द पॉइंट। बट वही अगर एयर इंडिया को या इंडिगो इंडिगो एयरलाइंस को कोई फ्लाइट खरीदनी है, तो क्या तो वो एयरबस से खरीद सकता है या फिर आपका बोइंग से खरीदा जा सकता है। कोई थर्ड जल्दी कोई सप्लायर नहीं मिलता इसका और क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये कहाँ पे क्या एग्जांपल हो जा रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में जहाँ परफेक्ट कंपटीशन का नेचर हो गया, वही आपका फ्लाइट इंडस्ट्री में ये चीज आपका ओलिगोपोलिस्ट या फिर आपका मोनोपोलिस्ट सॉर्ट ऑफ मार्केट बोला जा सकता है। तो नॉलेज कितना है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, दैट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। देन कम्स एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। किसी भी मार्केट में, लेट मी चेंज द इंक, किसी भी मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स का एंट्री अगर बहुत इजी होगा तो वो मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा, उसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गायब हो जाएगा। और अगर एंट्री टफ होगा तो वो मार्केट उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स प्रिवेल करेगा।
इसका फॉर एग्जांपल समझो कि कोई ऐसा मार्केट है जिसमें 4 सेलर्स हैं और उसमें चारों के चारे अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और उसमें एंट्री बहुत ईजी है। तो जाहिर सी बात है उस प्रॉफिट्स को देखते हुए न्यू सेलर्स एंटर करेंगे, नया 2 4 10 दुकानें और खुल जाएंगी, 2 4 10 फैक्ट्री और खुल जाएगी, और वो क्या करेंगे, ऊपर का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाएगा और सब एक नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करने लग जाएगा, जिसमें सब के सब प्राइस ट्रिगर्स बन जाएगा, मार्केट कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। ठीक है, बट वही धीरे धीरे जब सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो नॉर्मल प्रॉफिट्स कम होते होते लॉसेस में जाने लग जाएगा, तो 3 4 5 सेलर्स निकल जाएंगे और और सब वापस से नॉर्मल प्रॉफिट लेवल पे आ जाएंगे और लॉसेस से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। इसका मतलब वो मार्केट प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। तो अगर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिबरल है, तो मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एंट्री अगर क्लोज है या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है तो मार्केट आपका मोनोपोलिस्टिक नेचर दिखाएगा। मोनोपोलिस्टिक नेचर मतलब एनी सेलर और प्रोड्यूसर हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस और हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पावर। उसका प्राइस के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया। एंड फिफ्थ इज डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। किसी भी मार्केट में किसी सेलर या बायर के पास कितना इन्फ्लुएंस प्राइस को कंट्रोल करने का, वो डिसाइड करता है कि मार्केट किस टाइप का। अगर कोई ऐसा मार्केट है से रेलवे का आईसीटीसी पोर्टल का बात करेंगे तो उसके पास 100% कंट्रोल है कि वो किस फेयर का क्या किस टिकट का क्या फेयर रखेगी, राइट। बट वही अगर हम लोग किसी गांव में जाए जहाँ पे अमूल की एक फैक्ट्री है, जहाँ पे जो सेलर्स है वो बहुत सारे सेलर्स हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स है जो लाके मिल्क बेच रहे हैं, और बायर सिर्फ एक ही है जो कि अमूल का फैक्ट्री है, उसको वो मोनोपोली का एग्जांपल हो गया। तो उसमें सेलर्स के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, मगर बायर के ऊपर प्राइस का पूरा कंट्रोल है कि वो किस प्राइस में खरीदेगा। तो वो एक तरह का मोनोपोली मार्केट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी जो फैक्टर है कि डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, कि किसके पास कितना प्राइस कंट्रोल करने का डिग्री है, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि मार्केट का क्या नेचर है। फाइन। तो अब हम लोग ये डिफरेंशिएट पॉइंट्स ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग 5 टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे कि कितने तरह का मार्केट्स होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, देन कम्स मोनोपोली, देन कम्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन कम्स ओलिगोपोली, एंड देन कम्स मोनोपोली। ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको एक बार वन बाय वन हम लोग समझेंगे। और वो 5 6 7 जो फैक्टर्स है कि कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, नॉलेज प्रोडक्ट का क्या है, एंट्री एंड एग्जिट क्या इजी है कि टफ है, वो सारे फैक्टर्स पे डिसाइड हो जाएगा कि वो कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा है, वो कौन सा मार्केट है। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं कि व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स मैं समराइज कर रहा हूँ। पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक समराइज फॉर्म में बताया जा रहा है। एक्सेसिव डिटेल में अगर टॉपिक को बताना पड़े तो वो भी बताने जरूरत पड़ने पे बताया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देन कम्स होमोजेनस प्रोडक्ट, देन कम्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसमें एक प्रोडक्ट पॉइंट हो जाएगा, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, large number of buyers and sellers, homogeneous product, perfect knowledge about the product, freedom of entry and exit, and price cheaper. Fine.
इस सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग समझते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, इसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, perfect competition is a market structure where there are large number of buyers and sellers, and each seller selling the homogeneous or homogeneous product or the same quality product. I repeat, perfect competition is a kind of market structure where there are large number of buyers and sellers where each seller is selling the homogeneous product or the ditto product. ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर को आप पकड़ लीजिए या फिर रिटेल सेक्टर को पकड़ लीजिए, किसी भी चीज का। दीज आर द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसका जैसे कि हम लोग ने इसके पहले समझा था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें कि एक इंडिविजुअल सेलर के का टोटल सप्लाई का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 सीआर है, तो उसका किसी एक पर्टिकुलर रिटेलर जो है वो शायद वो 10 लाख या 5 लाख का ही बेच रहा है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल सप्लाई उसके पास, उस सेलर के पास बहुत कम है, तो उतना ही कम वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, उतना ही कम वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, और उसके बायर्स भी बहुत ज्यादा है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखा जाए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स है, राइट, और किसी भी बायर का जो टोटल खरीद है उस पे जो टोटल डिमांड है उस पे उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है, तो वो बायर भी प्राइस को बहुत कम डिग्री तक इन्फ्लुएंस कर पाएगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में ना एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है, ना एक इंडिविजुअल बायर प्राइस को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है, ज्यादा के इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट। तो हेंस तो वो उसमें क्या होगा, ऑल द बोथ ऑफ देम आर प्राइस टेकर्स, जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई, ये टर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, वही प्राइस ही प्रिवेल करेगा, उसी प्राइस पे ही कॉमोडिटी बिकेगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जांपल, 15 रुपीज की मैगी अगर बिकती है तो वो हर काउंटर में 15 रुपीज की ही बिकेगी, ठीक है। आपका जाके 10 रुपीज का कोई सोप है तो वो हर काउंटर में 10 रुपीज का ही बिकेगा, वो ना 9 होगा ना 11 होगा। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑल द फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर प्राइस टेकर्स ओनली। सेकंड कम्स होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट, एज वी डिस्कस, सारे सेलर्स के पास डिट्टो सेम प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसका नहीं तो उसका, उसका नहीं तो उसका यूज कर लो, ठीक है। कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर सेम प्रोडक्ट है तो वहां पे रेट कटिंग होगा और मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैं खुद से बना रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट्स। थर्ड, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, कि हर एक सेलर को, हर एक बायर को, इनफैक्ट सेलर को भी, बायर को भी, सबको उस प्रोडक्ट का प्राइसेस जो है उसके बारे में पक्का आइडिया है, वो प्रोडक्ट कैसे फेच हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबको पता है। कोई कोई आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं है, इट्स ओपन सीक्रेट एंड सब जगह अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सबको है, तो कुछ सीक्रेसी बचा ही नहीं, तो उसमें आपका कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं बचेगा। और एवरीवन, स्पेशली द बायर्स, हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, and thus those buyers are the those buyers and sellers are both are the price takers, not the price makers. Fourth, freedom of entry and exit, very very interesting concept, कि इसमें न्यू इंटरनेट को अगर न्यू फर्म्स या न्यू प्रोड्यूसर्स को अगर इस मार्केट में आना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो बहुत इजी है, 2 से 4 दिन से 10 से 5 दिन या 2 से 4 महीना में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके अगर वो उनका आ सकता है, ना कोई मैनमेड ऑब्स्ट्रक्शन है, ना कोई नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जाहिर सी बात है मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की तरफ ही जाएगा और वो उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट्स रहेगा और वो आपका परफेक्ट कंपटीशन होगा। फिफ्थ इज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर टर्म जो है ये ऊपर के चारों पॉइंट्स का हिजिस्ट है, कि अगर आपका कॉम्पिटिटिव पावर कम है तो आप प्राइस टेकर ही रहोगे, आप प्राइस मेकर नहीं रहोगे। जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस प्राइस पे ही सामान बिकेंगे, उससे ज्यादा ना, उससे एक पैसा भी ज्यादा में नहीं बिक सकता है, बिकॉज आपका प्राइस के ऊपर और सप्लाई के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बीइंग अ सेलर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन थोड़ा रेयर है, उतना जल्द ज्यादा नहीं चलता है, ज्यादातर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चलता है। विल सी इन द फर्दर डिस्कशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट सिंगल सेलर।
नो क्लोज सब्सटीट्यूट, क्लोज्ड एंट्री, less knowledge about the product, price makers, hence possibility of price discrimination. ये सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला, मोनोपोली में क्या आता है, बायर्स तो बहुत होते हैं मगर सेलर सिर्फ एक ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेलवे का टिकट कटा रहे हैं तो इंडियन रेलवे से ही आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो स्टेट में अगर एक सिंगल बोर्ड है उसी से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर से आपके घर में या आपके गैस सिलेंडर आ रहा हो, शहर में सिर्फ एक ही आपका सप्लायर है गैस का, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। या फिर अगर हम लोग बात करें कोई पर्टिकुलर फूड आइटम का या कमोडिटी आइटम का जो कि बहुत हिट हो चुका है और वो पर्टिकुलर टेस्ट सिर्फ एक ही सप्लाई या एक ही मैन्युफैक्चरर दे रहा है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। फाइन। तो मोनोपोली में क्या हो गया, सेलर सिर्फ एक है, इंडिविजुअल सेलर है, सेलर एक से ज्यादा नहीं है, और बायर्स देयर आर लॉट ऑफ बायर्स, तो हेंस that individual seller has a huge control over the full control over the price, and he can influence the price to any degree. Then the second point comes no close substitute, कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिस प्रोडक्ट का ना कोई डिट्टो आइटम मार्केट में प्रिवेल करता है, ना कोई क्लोज सब्सटीट्यूट प्रिवेल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसका सब्सटीट्यूट तो ये हो सकता है कि सामने वाला अगर बिजली काट ले तो आप जनरेटर लगा सकते हो, बट जनरेटर कनेक्शन इज नॉट ए क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दैट इज नॉट फिजिबल, फाइनेंशियली फिजिबल, राइट। सो इसका मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, वही आपका मोनोपोली को जन्म देता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तरफ लेके जाता है। इसका एग्जांपल और दिया जा सके तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोकोमोटिव इंजन्स बना के देती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इंजन्स भेल से ही खरीद पाएगी, उसके पास उतने बड़े बड़े सप्लायर्स नहीं है, उतने बड़े फैक्ट्री ओनर्स नहीं है जो कि बना के दे, तो इसका मतलब जो भी भेल बना के देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ना कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है, ना कोई आपका जाके प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन का जरूरत भी नहीं है कि जो प्रोडक्ट में बना रहा हूँ दैट शैल बी एन एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। थर्ड इज क्लोज एंट्री, क्या तो मैन मेड रीजन से या नेचुरल रीजन से एंट्री क्लोज है। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप कोई भी जैसे अगर हम लोग बात करें डिफेंस इक्विपमेंट्स का, तो नो प्राइवेट कंपनी कैन गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द डिफेंस इक्विपमेंट, इट इज ओनली दोज कंपनी who have been authorized by the government of India and as per the laws can manufacture the defense equipments and can supply to the Indian armed forces. तो एंट्री क्या तो नेचुरल रीजन से या मैनुअल रीजन से क्लोज्ड है, तो वो भी आपका जाके जन्म देता है मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली सॉर्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फोर्थ इज लेस नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी बायर्स है स्पेशली, दे डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट प्रोसेस या प्रोडक्ट फेचिंग प्रोसेस। अगर उनको नॉलेज हो जाएगा या उनको कंट्रोल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है न्यू एंट्रेंट्स इंटर करेंगे मार्केट में एंड प्राइसेस विल गो डाउन। एंड द फिफ्थ वन इज प्राइस मेकर एंड हेंस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जाहिर सी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस, अगर डेफिनेशन से देखा जाए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सेलर हैज अथॉरिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट बायर्स of the price of the commodity where the reason is not related to the selling cost and or the manufacturing cost, कि चार बायर्स है और आप चार को एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो मगर सेलिंग कॉस्ट आपका कोई डिफरेंट नहीं है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई डिफरेंट नहीं है, बट चार को अलग अलग दाम में बेच रहे हो, तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवे से अगर एग्रीकल्चरल सामान आएगा तो उसका फेयर अलग है, बट अगर कमर्शियल सामान आएगा तो उसका फेयर अलग होगा। या फिर एग्जांपल रेलवे में अगर आप बात करें, हाँ रेलवे का तो मैं एग्जांपल दे चुका, या फिर दूसरा एग्जांपल देखा जाए कि कोई पर्टिकुलर कंपनीज होती है जो स्टूडेंट्स को, जैसे एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए कि कोई या फिर कोई शॉपिंग मॉल्स में देखा जाए कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट कार्ड है तो आपको वो चीज कम वैल्यू में मिलेगी दूसरे के अलावा, तो कहीं ना कहीं आपको के साथ कम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसका मतलब दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री हैज द अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड दे कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द प्राइस। तो ये आपका जस्ट हुआ मोनोपोली का।
जनरली क्या होता है, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन इज अ रेयर रेयर फेनोमेना। हम लोग आमतौर पे इन लोगों का एवरेज ही देखते हैं मार्केट पे, तो अब हम लोग इन लोगों का एवरेज पे आ रहे हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका फीचर्स देखेंगे, पहला फीचर तो वही रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका डेफिनेशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द इंडस्ट्री बट ईच सेलर सेलिंग समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, differentiated product but with close substitute। थर्ड आपका हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट ही बोलोगे। फोर्थ हो गया नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट बट टिल अ सर्टेन एक्सटेंट। फिफ्थ हो गया सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बोलो या मार्केटिंग कॉस्ट बोलो, हम लोग एक एक करके आते हैं। नेगलिज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जैसा कि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में देखे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी यही है कि बायर्स भी ज्यादा है, सेलर्स भी ज्यादा है, तो मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है वो अपने जगह नेचुरली फंक्शन कर रहा है, और प्राइसेस को वो एक मार्केट प्राइस को मार्केट को प्राइस टेकर बनाता है, प्राइस मेकर नहीं बनाता है। एंड बायर्स भी बहुत ज्यादा है, सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, मगर सबसे क्रूशियल बात है कि हर सेलर के पास थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कार का बात करें तो टाटा की इंडिका अगर आती है तो मारुति सुजुकी का वैगनर आता है। दोनों सेम सेगमेंट में हैं, दोनों आपका जाके इकोनॉमी रेंज की कार्स है, बट स्टिल समवॉट डिफरेंशिएटेड। या फिर अगर हम लोग वॉशिंग मशीन का बात करें तो कोई कंपनी आपका जाके 6.5 केजी का वॉशिंग मशीन बना रही है, तो दूसरी कंपनी 6.8 केजी का बना रही है, तीसरी 6.4 का बना रही है। तो है तो सारा मोरलेस सेम टाइप, मगर फिर भी थोड़ा डिफरेंशिएशन है, जिस कारण से अलग अलग प्राइसेस है। तो एग्जैक्टली कोई बायर के लिए कोई नॉश निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली विच वन इज द बेस्ट प्रोडक्ट। दो कॉम्पिटेटिव हम मार्केट में, फिर भी प्राइस में प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा होमोजेनिटी नहीं है, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, मगर फिर भी थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो रियल लाइफ में यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही एग्जिस्ट करता है आपका जाके। फॉर एग्जांपल अगर आप वेफर्स का बात करें तो लेज अगर आपका जाके वेफर्स निकालती है जिस फ्लेवर का, तो सेम फ्लेवर का आपका बालाजी वेफर्स भी निकालते हैं, सेम फ्लेवर्स का आपका जाके आईटीसी भी निकालती है। तो आपका जाके फ्लेवर सेम, मगर थोड़ा डिफरेंसेस आपको मिलेगा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेम प्रोडक्ट विथ डिफरेंशिएटेड फीचर। थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, इसमें ऑलमोस्ट एंट्री एंड एग्जिट फ्री ही होता है, इसमें कोई मैनमेड या नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। फोर्थ नॉलेज टिल है सर्टेन एक्सटेंट, नॉलेज होता है कस्टमर्स को कि हाँ ये प्रोडक्ट इसके या इसका जो अल्टरनेट प्रोडक्ट है, इसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है कॉम्पिटिटर के पास इस दाम में मिल रहा है, फिर भी वो प्रोडक्ट समवट डिफरेंशिएटेड है। हेंस जो कंट्रोल है या जो नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट, दैट इज टिल अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली। एंड फोर्थ बिकम सेलिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करके भी आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं मिलने, ज्यादा प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, कि दो आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, फिर भी सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। फाइन। तो फोर्थ हम लोग आते हैं ओलिगोपोली। इसका एग्जांपल हो गया ओला एंड यूबर, जोमैटो एंड स्विगी, इंडिगो एंड एयर इंडिया। इसका फीचर्स हो गया फ्यू सेलर्स, इंटेंस कंपटीशन, differentiated product, fourth marketing cost।
ओलिगोपोली में क्या होता है ना, सेलर्स किसी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट का बहुत कम होता है, तो इस कारण से क्या होता है, उन लोगों का प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस तो होता है, मगर फिर भी आपस में कट्टर कंपटीशन हो जाता है। जैसा एग्जांपल दे ओला एंड यूबर का, कि अब अगर आपको अगर कैब का बात करें, कैब सर्विस का, तो यही दो नाम मुंह पे आएगा आज। ठीक है, इसका मैं एक थर्ड एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, जल्दी। बट अगर बात करें तो सेलर्स बहुत फ्यू है, और उन सेलर्स का जो टोटल सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है, एक अच्छा प्रोपोर्शन कोई भी पर्टिकुलर सेलर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब प्राइस के ऊपर भी अच्छा खासा उसका इन्फ्लुएंस है। दे आर फ्यू सेलर्स, बट ठीक है, दूसरा फीचर हो गया इंटेंस कंपटीशन हो जाता है, दो सेलर ही है, तीन सेलर ही है, चार ही है, पांच ही है, बहुत कम सेलर्स है, बट आपस में इंटेंस कंपटीशन हो जाता है, जिस कारण से आपका जाके कोई भी पर्टिकुलर एक्शन सामने वाले के रिएक्शन को ध्यान में लेते हुए दिया जाता है, या फिर कोई भी रिएक्शन सामने वाले के एक्शन को ध्यान में लेते हुए ही दिया जाता है। इंटेंस कंपटीशन तो होना तय है, क्योंकि सेलर्स कम है। क्या तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है कि सारे सेलर्स आपस में, या दो तीन सेलर्स आपस में संधि कर ले, आपस में एक सीक्रेट पैक्ट बना ले, तब वो लोग प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी आपका जाके कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था, एयरटेल एंड जियो, जब एयरटेल था तो जियो ने आके मार्केट को डिस्टर्ब किया। अब जब बाकी कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द फील्ड हो चुके हैं, तब दोनों जन के बीच में एक आपका अंडरस्टैंडिंग देखेगी कि अगर एक रेट बढ़ाता है तो दूसरा भी बढ़ाता है। सो क्या इंटर डिपेंडेंस एक पॉइंट है, आप बोल सकते हो इंटर डिपेंडेंस, कि कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन सामने वाले के रिएक्शन को ध्यान में लेते हुए ही लिया जाता है। थर्ड इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, और ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, एंड दस यहाँ पे आपका जाके जो इन्फ्लुएंस ओवर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका लिंकेज उसके नेक्स्ट पॉइंट पे है, कि क्योंकि आप लोगों के पास फ्यू सेलर्स है, और आप लोग होमोजेनस प्रोडक्ट या एकदम ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर सेलर किस फीचर से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगा, तभी जब वो कोई सेलिंग या मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा इनकर किया है, जो ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करेगा उसी का ज्यादा सामान बिक जाएगा, ऑब्वियस एकदम बात है। एंड फिफ्थ इज इंटरडिपेंडेंस, कि कोई भी स्ट्रेटेजी डिसीजन बनाया जाएगा तो सामने वाले के रिएक्शन को देखते हुए बनाया जाएगा। हाँ, अब इस बात का एग्जांपल का सॉल्यूशन, ओला एंड यूबर जो ओलिगोपोली थी, इसको धीरे धीरे इस ओलिगोपोली को ब्रेक करने के लिए रैपिडो आया कैब सर्विस लेके, बाइक सर्विस लेके। जोमेटो एंड स्विगी में भी, फूड इंडस्ट्री में भी रैपिडो आ रहा है। एंड अगर ई कॉमर्स का बात करें, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, तो इसको ब्रेक करने के लिए मीशो आ गया, ऑफिस को ब्रेक करने के लिए क्विक कॉमर्स आ गया, राइट। So these are the examples of oligopoly. And the last but not the least is the monopsony. One seller, one buyer, large sellers, price maker. मोनोसोनी रेयर सिचुएशन होता है जहां पे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का बायर एक ही है, सेलर बहुत 50 है, 1000 है, ठीक है, मगर बायर एक ही है। तो इसका मतलब टोटल जो सप्लाई है, वो टोटल जो सप्लाई है उसके वो उसको खरीदार उसका खरीदार एक ही है, चाहे भले सेलर्स 50 है। तो उसमें क्या हो जाता है, जो बार्गेनिंग पावर बोलो वो आपका बायर का सबसे स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गाँव है जिसमें एक ही फैक्ट्री है, तो वो दिहाड़ी में जो रेट मजदूर को दो, मजदूरों को काम करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा दूध का फैक्ट्री है जो कि गांव में एक ही है, तो सारे फार्मर्स जो हैं आके अपना मिल्क प्रोड्यूस उसी को ही बेच रहे हैं, तो जो वो रेट निकालेगा उसी रेट में ही बेचना पड़ेगा, कोई और रेट पे, ठीक है ना, वो आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि बायर एक ही है, आप उसको नहीं बेचोगे तो कहाँ जाके बेचोगे। तो देयर इज ओनली वन बायर, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सो देयर इज अ स्कोप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आल्सो। इसीलिए गवर्नमेंट खासकर फार्मर्स के लिए एमएसपी निकाल रखी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसी भी बायर को कम से कम एमएसपी तो दे के ही फार्मर से खरीदना पड़ेगा, राइट। प्राइस मेकर, चूंकि हम एक सिंगल बायर है and there are large number of sellers, so I have the whole control of the competitive market forces, then I'm the price maker in the market. And the fifth one is close entry, हम अगर सिंगल बायर है and due to man made reasons or natural reasons, there is a closed entry in the market, and hence
ठीक है, माई डिग्री ओवर द मार्केट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस शैल बी लार्ज एंड देयर शैल बी नो अदर सब्स्टिट्यूट बायर इन द मार्केट, सो हेंस द एंट्री इज क्लोज। एंड वो एग्जाम्पल है मोनोप्सोनी का। इसका एग्जाम्पल, इसका एक अमूल एक एग्जाम्पल पकड़ा जा सकता है कि अमूल इंडस्ट्री जहाँ पे ऑपरेट करती थी, अभी तो बहुत भी कॉम्पिटिटर्स हो गए, किसी गांव में अगर सिर्फ एक ही फैक्ट्री है जो कि आपका जाके दूध के प्रोड्यूस को खरीदती है और सारे फार्मर्स को अपना मिल्क प्रोड्यूस बेचना है, तो दैट takes the market towards the feature of monopsony. So hence we summarize today's discussion that there are 5 kinds of market: monopoly, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopsony. और फीचर्स क्या है कि जो कि डिसाइड करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का: नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नॉलेज अबाउट द मार्केट, सॉरी नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट एंड डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस। ये सारे फीचर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ देयर आर एनी डाउट्स, एनी क्रिटिसिज्म, दैट शैल बी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।